हरियाणा के सीएम मिस्टर नायब सैनी जी ने द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 103 में जो एक लैंडफिल या वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनने जा रहा था, इसको शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। ये आदेश ऐसे नहीं आया। इस आदेश के पीछे करीब 1000 लोग ग्राउंड पे इकट्ठा होके उन्होंने यूनाइट होके ये दिखा दिया कि हम से सरकार है, सरकार से हम नहीं है। इस पूरे मुहिम को डीएक्सपी जीडीए ने बहुत अच्छे से उठाया और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से डीएक्सपी जीडीए ने इस इनिशिएटिव को उठाया और उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया, यूनाइट होके। बेसिकली ये वर्क सिर्फ किसी एक का इनिशिएटिव नहीं होता, ये तब होता है जब आप और हम यूनाइट होते हैं। करीब 1000 लोग यूनाइट हुए, इसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, सब ने भागीदारी ली। तो इस भागीदारी का रिजल्ट तो आना ही था। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग ने इस मुहिम की लड़ाई लड़ी, शुरुआत कैसे करी, कैसे 1000 लोग इकट्ठे हुए, आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। क्या सबकी पसंद थी, क्या सबकी चाहत थी, बूढ़े बच्चे क्या बोलते थे, क्या बोलती थी महिलाएं, क्या बोलते थे वहाँ के सोसाइटीज़ के रहने वाले लोग या ग्रामीण जो आसपास के एरिया में रहते थे, उनकी सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपको ये भी बताऊंगा मैं कि किस तरह से जॉइंट कमिश्नर जब प्रोटेस्ट हुआ तो उनका क्या कहना था, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर वो अफेक्टेड एरियाज़ या वो प्रोजेक्ट्स जो आसपास के एरिया के अंदर आते हैं और क्या इनिशिएट किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट क्यों इतने दिन के बाद जगी, एक्चुअल में वेस्ट डिस्पोजेबल है क्या चीज़, और क्या इसके पीछे एग्जैक्ट डाटा है, गवर्नमेंट का क्या एक्शन है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीप की है, पनिशमेंट अब तक क्या क्या लोगों को इसके अंदर मिली है, और जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर डिफरेंट एरिया में 0 से 500 या 500 से 1000 मीटर और 1 से 2 किलोमीटर और 2 से 5 किलोमीटर पे आप पे क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है, क्यों गवर्नमेंट को ये वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट या लैंडफिल हटाने की ज़रूरत थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली जैसा मैंने बताया कि आपकी और हमारी जो एफर्ट्स हैं उसका रिजल्ट जो आया है मैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम ने स्टार्ट डंपिंग और प्रोसेस वेस्ट, जो फ्रेश वेस्ट है, उसको करने के लिए सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के अंदर अपनी साइट शुरू करने का मन बना लिया है। इसी के अगेंस्ट में करीब 1000 से ज़्यादा लोग 7 जुलाई 2024 को इकट्ठे हुए। इसमें विलेजर्स हैं, इसमें इन्वेस्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, होम बायर्स हैं और पंचायत्स भी हैं। इन सब ने इकट्ठा होकर एक मास प्रोटेस्ट किया क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो। एक एग्जाम्पल लोगों के सामने हमेशा दिमाग में आता है कि बनवाड़ी जैसा एक लैंडफिल सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे पे ना क्रिएट हो जाए। इसी के अगेंस्ट में सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और इतने मास में द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोगों ने अपना रोष जताया। द्वारका एक्सप्रेसवे में 2 पार्ट हैं, एक एमसीजी गुरुग्राम के अंदर आता है और एक एमसीजी मानेसर के अंदर आता है। तो ये मानेसर गुरुग्राम के अंदर का पार्ट है। एमसीजी के अंदर एरिया आने के बाद यहाँ पर इसकी ऑनरशिप एमसीजी की हो जाती है। तो एमसीजी ने अपनी लैंड के ऊपर, मतलब जो एक्चुअल में पंचायत लैंड थी, उसके ऊपर ये सेक्टर 103 के अंदर फ्रेश वेस्ट को प्रोसेस करना और डंप करने का यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लान किया। अब इसके अगेंस्ट में लोगों ने स्ट्राइक की और लोगों ने क्या कहा इसके बारे में, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या आम जनता बोलती है इसके बारे में। अब यहाँ जो आए हैं हरियाणा सरकार की एक और उपलब्धि की वजह से यहाँ आए हैं। मुझे लगता है ये डंप यार्ड बहुत पहले ही डिक्लेयर हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद ये डंप यार्ड किया। ये तो हो गया जीना यहाँ बैठा यहाँ। यदि हमारा वातावरण स्वच्छ और साफ होगा, हमें हॉस्पिटल की उतनी आवश्यकता नहीं है। वातावरण खराब किया जा रहा है ताकि हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल सके। ये क्यों किया जा रहा है? और ये सेंट्रली लोकेटेड प्रॉब्लम जो क्रिएट की जा रही है, बाहर नहीं की जा सकती।
ये कोई फैसिलिटी तो है नहीं डंपियार्ड। द्वारका एक्सप्रेस वे बढ़ती कीमतों का और बढ़ती प्रॉब्लम्स का एक्सप्रेस वे बन के रह गया है। मोर देन 5000 फ्लैट्स हैं, अगर सारे सोसाइटी को मिला दी जाए तो। ये सारे सोसाइटी वालों ने एक सपने के साथ यहाँ आए थे, इतनी बड़ी अमाउंट में सरकार को रजिस्ट्री का पैसा पे कर दिए हैं। हर साल प्रॉपर्टी टैक्स दिया जा रहा है सब लोग मिलकर। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेक्टर रोड बनेंगे, सीवर सिस्टम बनेंगे, 33 के लिए जो हर सोसाइटी की समस्या है वो आएंगे। सरकार उनको लाने के बजाय यहाँ पर पूरा डंप यार्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। आप सब लोग को देखो कितनी बड़ी मुझे जो है तक दिखने में आ रहा, मैं जो समझ रहा हूँ, जो ऐसे इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने लोग स्टार्ट कर दिए। ये कहीं ना कहीं सरकार और लोगों को मिला करके, और सरकार और जो हमारे अधिकारी लोग को मिला करके ये कहीं ना कहीं एक उनका प्लान है। इलेक्शन नजदीक आ रहा है, योजना बनाने की तैयारी हो रही है। इसमें हम सब लोग को एकजुटता के साथ और इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हमारे पास से जो भी समय मिले, सब लोग एक ऑफिस वाले लोग हैं, सबके पास ऑफिस जाना है, डेली ऑफिस से आना है, रूटीन लाइफ है। लेकिन जिसको जब समय मिले आप सब लोग इकट्ठा होइए, यहाँ पे आकर के समय दीजिए। 2-4 घंटा जो वो वॉक करते हैं, हम लोग वॉक करते हुए यहीं पे आना है, 2-4 घंटा यहाँ बैठना है, लोगों के साथ जुड़े रहना है, ताकि हमारे ये समस्या है सरकार तक मैसेज जाता रहे कि जब तक हम समाधान नहीं करेंगे लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। इसलिए हमें विशेष तरीके से ध्यान देना है। अगर हमने नहीं दिया तो फिर बड़ा रूप ले लेगा। अभी आप सब लोग आए, गर्मी में बहुत है, तो हमारा जो मैसेज है वो बहुत ही लाउड और क्लियर है। और दूसरी भी एक चीज, जैसा अभी भी मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे विधायक जी आज हमारे बीच में होते तो इस एरिया को कभी प्रोटेस्ट पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके कंसिस्टेंट एफर्ट से उनकी कोशिश ये रही यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, एग्रीप्रेन्योरशिप कॉलेज, स्टेडियम और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो। उनके जाने के तुरंत बाद ही सरकार और प्रशासन ने अपनी नाकामी, उसके कुछ राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे परेशान किया जाए, पर हमें इसी तरीके से एकजुट और लगातार इसके लिए काम करना है। जो विधायक जी के सुपुत्र हैं मिलिंद, वो हमारे बीच में आए थे और सबको ये भी बोल के गए थे कि किसी भी कीमत पे इसको नहीं बनने देंगे। उन्होंने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी यहाँ की गांव की और सोसाइटी की भावनाओं से अवगत करा दिया है, उनको ये मैसेज पहुंचा दिया है कि हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े। उन्होंने कहा है कि भी हम निर्णय करके उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हम ये जो लड़ाई है, दूसरा मिलिंद ने ये कहा कि इसके लिए जो भी लीगली हमने ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, हमें हाई कोर्ट जाना है, तो जो भी टॉप से टॉप लॉयर करना है उसके लिए जो भी एक्सपेंस आता है तो वो उसके लिए हमें सपोर्ट करेंगे, बट इसको किसी भी लेवल पे वो बढ़ने नहीं देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता। डंपिंग यार्ड डंपिंग यार्ड एमसीजी मुर्दाबाद। तो चलिए अब यहाँ समझने की जरूरत यह है कि आप और हम क्या समझते हैं। पहले इस प्रोटेस्ट के अंदर लोगों ने जमकर भागीदारी ली और जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये करीब 1000 लोग इकट्ठे हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं आखिर बच्चे क्यों परेशान हैं, ये सुनते हैं। मेरा नाम अध्यात्म प्रतिष्ठा है, मैं ये इंडिया को सोसाइटी में रहता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैं वहाँ कल परसों कहीं हाईवे से ट्रैवल कर रहा था, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है GMDA, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो क्या आप मेरे को ये सब बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लैंडफिल बन रही है उससे गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलप कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो फिर अगर आपको लैंडफिल बनानी भी है तो कम से कम वहाँ बनाइए जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है इंसानों की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है विशेष और हमें इस डंप यार्ड को रोकना ही होगा। नहीं वर्षा ही रह गया तो ऐसे उड़न जाएगी, नाली तक जिसमें लाने वाली होगी। इसलिए हमें इस डंप यार्ड को रोकना ही होगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सुप्रभात सबको, मेरा नाम निधि है
मेरे स्कूल का नाम स्कॉलर नेशनल स्कूल है और मैं कल तक आती रहती हूँ। आज मैं एक प्रेस सुनाने वाली हूँ जो यहाँ कूड़ा डालना चाहता है वो हम बच्चों के लिए खतरा है। धन्यवाद सबको। क्यों महिलाएं हमारी परेशान हैं? आज की डेट में अगर आज आप यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना देते हैं तो यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर पूरा खराब हो जाएगा। आज की डेट में हमारे यहाँ पे सुल्तानपुरी की सेंचुरी है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, हम अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं वहाँ पर। बट कल को जब यहाँ पर एक कूड़े का पहाड़ बन जाएगा, गिद्धों और चीलों से हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, मेरी समझ से बाहर है। इतनी गंदी पॉल्यूटेड हवा में हम कैसे रहेंगे? सिटी के बीचों बीच आप एमसीजी एक जगह से लैंडफिल उठा करके दूसरी जगह बना देती है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें कूड़े का सोल्यूशन निकालना है, ना कि एक जगह से उठा करके उसे दूसरी जगह पे दूसरे लोगों की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए खड़े कर देना है। ये यहाँ पे आप किसी भी अच्छी सोसाइटी में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया बुल्स में जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है तो उस वजह से इतनी सारी माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं। वहाँ पे वीवर बर्ड है जो आके अपने घोंसले बनाती हैं। अगर कोई बर्ड सोसाइटी में आके घोंसला बना रही है, वहाँ पे किंगफिशर्स आती हैं, वहाँ पे अमेरिकन क्रेन्स आते हैं। आप सोचिए इधर जो खेतों की जमीन है उसमें जो पेड़ है वहाँ पे कितनी बर्ड्स आती होंगी। अगर आप उसको लैंडफिल बना देंगे तो वो बर्ड्स सब खत्म हो जाएंगी। ये कोई तरीका नहीं है। साथ ही जो एयरपोर्ट का एरिया है, एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है और ये एयरपोर्ट का रूट है। क्या एमसीजी ने डीजीएस जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उनसे परमिशन लिया है यहाँ पे लैंडफिल बनाने का? क्या कहती है डीएक्सपी जीडीए इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, वो सुनते हैं। लीगली गलत है जी। लीगल सैंक्शंस दिखाएं सारी। क्या हम इसको लीगली भी चैलेंज करने वाले हैं? प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। बिल्कुल एयरपोर्ट के फ्लाइट पाथ में आ रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम अदर जी। थिंग्स फ्लाइट पाथ पे आ रहा है। अच्छा, हाँ फ्लाइट पाथ है तो जब यहाँ पे टीला बन जाएगा कचड़े का, अगर तो चील वील सब भी उड़ेंगे यहाँ पे, बिल्कुल तो वो तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। बिल्कुल उनकी सैंक्शन होगी नहीं जी एनवायरमेंट क्लियरेंस भी नहीं होगी इनके पास। जी, प्लांट लगाना है तो एनवायरमेंट क्लियरेंस भी बट चाहिए जो ना। मैं देख रहा हूँ सर वहाँ पे, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो कचड़ा तो डंप करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। इन्होंने शुरू किया है बेस बनाना, कचरा तो नहीं आया मेरे ख्याल में। अच्छा। बट इन्होंने प्लास्टिक शीट बना के जी, उसके ऊपर पत्थर थोड़ा ग्रेवल सा कर दिया है। अच्छा। उसके ऊपर फेंकेंगे वो ओके। तो वो दिखावा है। जी, प्लांट पहले बनाए ना कहीं। तो चलिए, ये तो आपने सुन लिया। अब बारी है एमसीजी जॉइंट कमिश्नर नरेश कुमार जी क्या कहते हैं। उनका कहना है कि ये लोकेशन ऑलरेडी फाइनलाइज कर ली गई है और अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसे रिवर्स करने के लिए हायर अथॉरिटी ही इसको रिवर्स कर सकती है। हम यहाँ पर किसी और डिस्ट्रिक्ट को प्रोसेस करने के लिए वेस्ट का, गुरुग्राम का, ये हम नहीं कह सकते हैं। उनका ये कहना भी मुझे कहीं हद तक जायज़ लगता है, क्योंकि गुरुग्राम का अगर वेस्ट है तो वो गुरुग्राम के अंदर ही प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन लोकेशंस और भी हैं, पर उन्होंने और क्या कहा वो समझने की कोशिश करते हैं। जो सिटी का वेस्ट है वो वहीं ही सिटी के अंदर ही प्रोसेस होना चाहिए, और यहाँ पे अगर रेजिडेंट्स को इशू है तो वो इसको सेग्रीगेट करें। और ये एक्चुअल में बल्क वेस्ट जनरेटर BWG इसे कहते हैं, जो सोसाइटीज़ के अंदर से निकलता है तो इसे BWG कहते हैं। तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हिसाब से जो BWG है, बल्क वेस्ट जनरेटर्स, उनके पास कंपोजिट प्लांट होना चाहिए जिससे कि वो वहाँ वेट वेस्ट और जो ड्राई वेस्ट है उसे रिसाइकल कर सकें। वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से सोसाइटीज़ सारा अपना वेस्ट खुद ही रिसाइकल करती है, वहाँ पे ये ऑलरेडी रूल बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जॉइंट कमिश्नर ने कहा वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ समझने की बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक्सीजेंसी गुरुग्राम के अंदर, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता है। इसके लिए स्वीप कमेटी फॉर्म की गई जो कि इसको ओवरसी करेगी वेस्ट मैनेजमेंट को। यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एम्फोसाइज किया कि सिटी को क्लीन करने के लिए, क्लीनर बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो हुआ एनजीटी ने क्या कहा। अब समझते हैं इस लोकेशन को डिटेल में। लोकेशन सेक्टर 103 है और जो अफेक्टेड एरिया मुझे दिख रहे हैं वो सेक्टर 99 से 112 दिख रहे हैं। इन पूरे एरिया में
यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, लेकिन क्लोजली अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या इम्पैक्ट आएगा तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर्स दिख रहे हैं मेरे को, वो सेक्टर 102, 103 एंड 106 सेक्टर दिख रहे हैं, और आसपास के विलेजेस जो इस एरिया के अंदर पड़ते हैं मुझे वो दिख रहे हैं। चूँकि यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं और इसी विसिनिटी में करीब 6 से 7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेरी जानकारी में जो आने वाले टाइम में यहाँ लाइसेंस इशू हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस एरिया में इस टाइम पाइपलाइन में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण 750 बेड का जो हॉस्पिटल है वो भी यहीं पास में आ रहा है। अब ये जो इनिशिएट किया गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक अलार्मिंग लेवल है, क्योंकि अनट्रीटेड वेस्ट जो सिटी का है वो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एजेंसी गुरुग्राम के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर की गई है। यहाँ मुद्दा ये कि गवर्नमेंट आखिर जगी तो जगी क्यों, इतना लेट क्यों जगी, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने मई 13, 2024 को ये ऑब्जर्व किया, साथ में एनजीटी ने भी ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्लीनर एनवायरनमेंट सिटी का हो। इसके लिए फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, इसमें फंडामेंटल राइट है कि आपकी सिटी क्लीनर होनी चाहिए। तो उसके लिए जब एनजीटी और एससी सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल ऑर्डर पास किया मई 13, 2024 को, तब उसके रिस्पॉन्स में ये डिसीजन आया। क्या है वेस्ट डिस्पोजल, इसको भी आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। वेस्ट डिस्पोजल का मतलब रिमूविंग, डिस्कार्डिंग, रिसाइकलिंग, डिस्ट्रॉइंग अनवांटेड मटेरियल, जैसे कि वेस्ट जो कि प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर से, डोमेस्टिक यूजेज और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से। जो करेक्ट मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, वो ये इंश्योर करता है कि यहाँ कम से कम पॉल्यूशन हो और हेल्थ से रिलेटेड हैजार्ड्स भी यहाँ कम हो, एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखा जाए। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, जिससे प्रॉपर अगर कलेक्शन की जाए और साइंटिफिक ट्रीटमेंट किया जाए तो इससे वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। वेस्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं और वेस्ट जो जनरेट आजकल होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इसे कंट्रीब्यूट किया है, मतलब ऐसा वेस्ट जनरेट करने के लिए। तो ये डंप जो है हार्मफुल होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो वेस्ट के अंदर होते हैं उससे टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं, स्मोक जनरेट होता है, और करेक्ट डिस्पोजल अगर इसको तरीके से नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। जैसे कि अगर बर्निंग ऑल काइंड ऑफ वेस्ट, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा, आपकी हमारी बॉडी को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉपर इसका डिस्पोजेबल सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब समझते हैं इसके डाटा को। नीति आयोग रिपोर्ट क्या कहती है? करीब 72368 मिलियन लीटर अर्बन वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अर्बन वेस्ट वाटर इंडिया के अंदर जनरेट होता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 28% ही ट्रीटेड होता है और बाकी 72% वेस्ट वाटर अनट्रीटेड होता है। और ये कहाँ डिस्पोज होता है? रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर, यहाँ डिस्पोज कर दिया जाता है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो हमारा वेस्ट है ये ट्रीट होके फिर एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये ट्रीट प्रॉपर नहीं होता, जिससे कि रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर या ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इस वेस्ट को छोड़ दिया जाता है, जो आप और हमारे लिए ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। गवर्नमेंट का एक्शन क्या हुआ इसके ऊपर? गवर्नमेंट ने 6 मेंबर की कमेटी बनाई जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सॉलिड वेस्ट एनवायरनमेंट एक्सीजेंसी प्रोग्राम स्वीप जो सिटी के अंदर उसे बनाया गया, उसके अंदर 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई। हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी TVSN प्रसाद हैं वो इसके चेयरमैन हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, SDMA की बात कर रहा हूँ मैं। और इस कमेटी के अंदर डिविजनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, MCG कमिश्नर, GMD चीफ इंजीनियर, HSPCB सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और साथ में DC डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये इसके मेंबर्स हैं। अब समझते हैं स्वीप तो ये बन गया, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या रोल्स हैं इसके, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि 3 टायर सिस्टम वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर
कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल ये इसके अंदर प्रॉपर हो। मतलब ये करीब करीब 35 वार्ड जो गुरुग्राम के अंदर हैं, जो जीएमडी एरिया के अंदर आते हैं सिटी के अंदर, वो करीब करीब इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो। यहाँ पर मिस्टर प्रसाद ने, मैंने न्यूज़पेपर्स कुछ पढ़े तो उसमें ये भी मैंने पढ़ा कि वहाँ पर उनका एक मोटिव है कि ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश हो जो कि 24/7 कंट्रोल रूम भी हो, डेडिकेटेड हेल्पलाइन हो, और ये एश्योरेंस हो कि एक्टिव मॉनिटरिंग पूरे वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की हो। कमेटी का जो ये टास्क है वो एनालिसिस उन गैप्स का करना है जो कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में है। यहाँ इसके लिए एक GIS बेस्ड मैप जो कि वेस्ट ट्रैकिंग को प्रॉपर मॉनिटर कर पाए वो डेवलप करना, और इफेक्टिव तरीके से इन ग्रेवियांस को, जो रेड्रेसल मैकेनिज्म है इसका, उसको तैयार किया जाए। जो की फोकस एरिया स्वीप के अंदर है, उसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, द C&D वेस्ट, ensuring the availability of sufficient machinery for waste processing, introducing cleanliness awards, and implementing an information, education and communication, IEC, information, education and communication. Plan to increase public awareness. STMA will receive daily reports on the progress of the initiative, and the breaches of the order will be subject to punitive action in accordance to the relevant laws. इसमें जब ये बातें होती है तो पंजाब का जिक्र भी आता है। पंजाब ने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारे चैलेंजेस वो आज भी फेस कर रहा है। तो वेस्ट प्रॉपर तरीके से पंजाब के अंदर ट्रीट नहीं हो पा रहा। जो इसका गैप है वेस्ट प्रोड्यूस और इसके ट्रीटमेंट कैपेसिटी को लेकर, उससे काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क जैसी चीज़ें जनरेट होती हैं। ये इंफॉर्मेशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक स्टेटमेंट में दी थी। अब समझते हैं इसमें पनिशमेंट्स क्या क्या मिली हैं। 2 होटल इसमें अब तक अनट्रीटेड वेस्ट जो कैनाल के अंदर डाल रहे थे, उसके अगेंस्ट में 2 होटल अब तक सीज हो चुके हैं। केरला हाई कोर्ट और कोची कॉरपोरेशन ने वेस्ट डंपिंग जो ड्रेन के अंदर होता है, जिसके कारण फ्लड जैसे कंसर्न्स आते हैं, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रेज किए हैं। और मैन अरेस्टेड फॉर ड्यूपिंग मीट वेस्ट नियर टेम्पल, जो कि एक कोयम्बतूर की घटना है, उसको लेके भी यहाँ पर ऑलरेडी पनिशमेंट दी गई है। चलिए अब समझते हैं कि इस अनट्रीटेड वेस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप पे और हम पर। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कहीं हद तक बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वाटर क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं, इकोसिस्टम को, और ह्यूमन हेल्थ को भी ये थ्रेटनिंग है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है, और इट कैन कॉज ऑक्सीजन डेप्लीशन इन वाटर, हार्म एक्वेटिक लाइफ, और डिजीज़ भी इससे स्प्रेड होते हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसको रेडियस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं 0 से 500 मीटर के बीच में क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं आप। अगर आपकी प्रॉपर्टी या आपका एरिया, रहने वाली रिहाइश, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी अगर 0 से 500 मीटर तक का है, तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ ग्राउंड कंटेमिनेशन होता है। पोटेंशियल फॉर सॉइल गैस माइग्रेशन एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड्स इसके अंदर हो सकते हैं। यहाँ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज फैक्टर्स जैसे कि मॉस्किटोज, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अनबेरेबल नॉइज पॉल्यूशन यहाँ हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ये भी एस्पेक्ट है कि प्रॉपर्टी की प्राइस इससे गिर सकते हैं। वैसे ह्यूमन लाइफ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट इसका ये भी एक आता है। अब बात करते हैं 500 से 1000 मीटर के बीच में अगर आपका एरिया, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इन्वेस्टमेंट या रिहाइश घर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। मॉडरेट रिस्क ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, पॉसिबल सॉइल कंटेमिनेशन एंड रिड्यूस्ड पोटेंशियल हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, और रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों यहाँ हो सकते हैं। अब बात करते हैं 1 से 2 किलोमीटर पे क्या फ़र्क पड़ता है। लो टू मॉडरेट रिस्क ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, पॉसिबल एयर पॉल्यूशन एंड न्यूसेंस ओडोर्स, रिड्यूस प्रॉपर्टी वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ VOC। बफर जोन की बात करें 2 से 5 किलोमीटर, तो इसमें करीब करीब असर थोड़ा सा कम हो जाता है। लो रिस्क ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन
तो ये तो हुआ दूरी के हिसाब से क्या किसको कहाँ कैसे फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 103 के अंदर जो वेस्ट डिस्पोजेबल सेटअप हो रहा है उसका क्या और कैसे ये पूरा एक्चुअल में माजरा बना। यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे अर्बन लोकल बॉडीज हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम ऑलरेडी वेस्ट डिस्पोजल सेटअप को 3 बार ट्राई कर चुकी है। जी हाँ, पहले 102 सेक्टर के ऑपोजिट में वहाँ ट्राई किया, फिर 102 में और फिर अब बारी है 103 में। हमेशा लोगों ने विरोध जताया तो इसे थोड़े दिनों के लिए होल्ड पर डाल दिया गया, लोकेशन शिफ्ट करने की बात की गई, लेकिन घूम फिर के द्वारका एक्सप्रेसवे 102 103 के आसपास ही वो घूमते रहे। और पिछली बार आपको अगर याद हो तो 102 में अदानी का जो प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल पास में ही लोकेशन थी। पहले 102 सेक्टर के ऑपोजिट में, फिर 102 और फिर अब 103 सेक्टर में। तीनों बार द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास ही इस वेस्ट डिस्पोजल सेटअप को लाने की तैयारी की गई। और ये जो वेस्ट डिस्पोजल सेटअप है ये रेजिडेंशियल एरिया में ही क्यों लाया जा रहा है, क्यों इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जहाँ अथॉरिटी को यहाँ रोका जा सकता है, अथॉरिटी को नहीं लाना चाहिए। उसके भी कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, जैसे फ्लाइट सेफ्टी एस्पेक्ट। प्रोजेक्ट मेरी जानकारी के हिसाब से 20 किलोमीटर की दायरे में ऐसा वेस्ट डिस्पोजल सेटअप नहीं होना चाहिए, पर किसी टाइप का लैंडफिल नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो उसके लिए DGCA की क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉसिबिलिटी है कि इनके पास ऐसी क्लियरेंस नहीं है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होती है रेलिवेंट अथॉरिटी से। मुझे उम्मीद है कि शायद अभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी इनके पास नहीं है। उन्हें पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, लोगों से जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं उनके ओपिनियन को डेमोन्स्ट्रेशन से प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझनी चाहिए कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग चाहते हैं तभी इस टाइप की एक्टिविटी को वहाँ पे करना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया में एक विज्ञापन देके वहाँ के लोगों की राय लेना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। हेल्थ रिस्क, चूँकि इस प्रॉक्सिमिटी एरिया के अंदर चूँकि डंपिंग ग्राउंड या लैंडफिल जब बनता है तो लोगों को हेल्थ रिस्क, जैसे मैंने बताया कितनी दूरी पे क्या हो सकते हैं आसपास के रेजिडेंट्स को, एयर वाटर पॉल्यूशन, डिजीज़ वेक्टर्स और टॉक्सिक एक्सपोजर्स, ये बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए भी रिहाइश एरिया से इसको दूर रखना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, डंपिंग ग्राउंड या लैंडफिल के होने से इन्वायरमेंटल हार्म होता है, सॉइल कंटेमिनेशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, हार्मफुल एमिशन, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को हमेशा तकलीफ देती हैं। न्यूसेंस एंड ओडोर, जब जब ये चीज़ें होती हैं तो अनबेरेबल ओडोर्स, नॉइस, न्यूसेंस अफेक्टिंग जो रेजिडेंट्स हैं, मतलब आसपास के जो रिहाइश एरिया हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बंदवाड़ी आपके सामने एग्जांपल है, आसपास के लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया है और प्रॉपर्टी वैल्यू इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर आपके आसपास ऐसा बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, लैंडफिल है, तो उससे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी घट जाती है। वहाँ रेजिडेंट्स बहुत ईजीली बाय सेल नहीं करते हैं और रेंट पे भी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी आसानी से नहीं चढ़ती हैं। जोनिंग वायलेशन, हमें समझने की ज़रूरत है, जब जब इस एरिया का मास्टर प्लान बनता है, किसी भी एरिया का गवर्नमेंट जब मास्टर प्लान बनाती है तो गवर्नमेंट उस एरिया को वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड करती है। मान लीजिए एक पूरा शहर है तो शहर में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर भी ध्यान रखेगी, पार्क का भी ध्यान रखेगी, डिफेंस के लिए भी ध्यान रखेगी, रेजिडेंशियल के लिए भी ध्यान रखेगी, कमर्शियल के लिए भी, माउंटेन्स का एरिया भी होगा, रिवर, पॉन्ड और पब्लिक यूटिलिटीज़ का एरिया होगा। ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें गवर्नमेंट हमेशा मास्टर प्लान बनाते हुए ध्यान रखती हैं। तो जब मास्टर प्लान बना तो क्या यहाँ वेस्ट डिस्पोजल प्लांट बनाने की जगह एयरमार्क की हुई थी? मेरे हिसाब से नहीं की हुई थी, क्योंकि अगर ये होता तो आसपास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, इवन डेवलपर्स, ऐसे कई नाम हैं जो आसपास प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे डेवलपर्स यहाँ प्रोजेक्ट के लिए शायद लैंड ही बाय ना करते, और जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होता तब तक होम बायर्स कैसे खरीदते। गवर्नमेंट को बहुत बड़ा यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरे को लगता है कि ये लोकल जोनिंग रेगुलेशंस का कहीं हद तक वायलेशन है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए।
कम्युनिटी अपोजिशन, जी हाँ, कम्युनिटी जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसका अपोज कर रहे हैं। तो ये कंसर्न अथॉरिटीज़ को समझना चाहिए और लोगों की हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग के लिए इसको शिफ्ट करना चाहिए। अल्टरनेटिव साइट, यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम ये कहते हैं कि गुरुग्राम का अगर वेस्ट है तो गुरुग्राम में ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन गुरुग्राम में भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ आबादी कम है। आप एक ऐसे उभरते हुए एरिया में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नए डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं, वहीं पर अगर ऐसी साइट लेकर आते हैं तो यहाँ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को लगता है आपको इसके लिए एक अल्टरनेट साइट ज़रूर देखनी चाहिए जो रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ी सी दूर हो, जहाँ पर वो डंपिंग ग्राउंड या लैंडफिल को एकोमोडेट किया जा सके, जिससे एनवायरनमेंट या पब्लिक हेल्थ को भी ख़राब होने से बचाया जा सके। 750 बेड का हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि यहाँ उसे शुरू भी किया जाना है, और उसके बिल्कुल पास में ऐसा बड़ा डंपिंग यार्ड, लैंडफिल लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। तो मेरे को लगता है हॉस्पिटल के आसपास भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पास में ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, वो भी आप देखेंगे बहुत जल्दी एक शैक्षिक संस्थान के तौर पे ये खुलने जा रहा है। तो ये भी इतना पास है, और यहाँ पे लैंडफिल की साइट मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ह्यूज EDC, IDC, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ अथॉरिटी लेती है। लाइसेंस पहले लैंड यूज कन्वर्जन होता है, CLU जिसे कहते हैं, और उसके बाद डेवलपर बहुत सारा EDC, IDC होम बायर से लेते हैं। मतलब एक्चुअल में वो अथॉरिटी को देते हैं डेवलपर्स EDC, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, लेकिन वो पास थ्रू चार्जेस हैं, वो करीब करीब होम बायर से भी रिकवर कर लिया जाता है। तो एक्चुअल में पास थ्रू चार्जेस जो हैं वो होम बायर्स पे कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा बंदवाड़ी के अंदर जो लैंडफिल है उसके यहाँ से जो वेस्ट निकलता है, जो कि प्रोसेस होकर चीज़ें निकलती हैं, उसे सीमेंट फैक्ट्री जो कि MP के अंदर है वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। 5.2 करोड़ रुपीस पर मंथ रिलीज किए जा रहे थे, और एक्चुअल में वो मटेरियल वहाँ तक सीमेंट फैक्ट्रीज तक पहुँच ही नहीं रहा था। तो वो वहीं आसपास के गांव में उसे डंप किया जा रहा था। तो वहाँ के लोगों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बड़ी एक समस्या के तौर पे वो सामने आ रहा है। तो इस टाइप का स्कैम कहीं फिर यहाँ ना हो, और गवर्नमेंट को इस पर बेस्ट से बेस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन करके ऐसी चीज़ को होने से यहाँ रोकना चाहिए। गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी नज़र आती है कि वीक है। गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो प्राइवेट एजेंसी और गवर्नमेंट एजेंसी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस भी नज़र आता है। गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा, मान लेते हैं कि अच्छी तरीके से किया जाएगा, लेकिन अगर अच्छी तरीके से इसे वेस्ट डिस्पोजल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया गया तो जो उससे होने वाला नर्क है जो आसपास के लोगों को फेस करना पड़ेगा, उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर पाते। और सोसाइटीज़ की बात करें तो सोसाइटीज़ को खुद इंडिपेंडेंटली वहाँ का वेस्ट कंज्यूम करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए ये ऑलरेडी पॉलिसी का पार्ट है। तो अगर ये है तो क्या ज़रूरत है यहाँ वेस्ट डिस्पोजल के लिए या लैंडफिल क्रिएट करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए कि यहाँ पे ज़रूरत क्या है। आप आबादी से कहीं दूर भी तो लेके जा सकते हैं। वाटर टेबल यहाँ का बहुत हाई है, यहाँ 5 फीट के ऊपर, 5 से 10 फीट के ऊपर अगर पानी है तो यहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और लेग 2 और लेग 3 ड्रेन की बात करें तो गुरुग्राम की अभी तक चूँकि वो पूरा नहीं हो पाई है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक आप देखते हैं धर्मपुर के ऑपोजिट का कंकरखेड़ी के पीछे का जो एरिया है यहाँ पानी भरा रहता है। इवन ड्रेन का भी एक पोर्शन नहीं बना हुआ है, तो ड्रेन को भी यहाँ कंप्लीट होना चाहिए। ये पानी जो भराव हो जाता है इस कारण से इस एरिया का वाटर टेबल भी हाई रहता है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कई बिल्डिंग खस्ता हालत में हो गई, नहीं बनने के बावजूद खस्ता हालत में हो गई, जिसके कारण वाटर यहाँ का बहुत जिम्मेदार है। उसके बावजूद भी हम इस टाइप की एक्टिविटी इस एरिया में करने की सोच रहे हैं, ये यहाँ के लोगों के लिए वाकई में बहुत दुखदाई है। तो ये तो थी पूरी डिटेल एनालिसिस इसकी। ये एफर्ट्स आप सबके थे, आप सब ज़मीन पे उतरे। व्हाट्सएप शेयर तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ज़मीन पे हकीकत में उतरे, क्योंकि ये बहुत सारे इश्यूज थे जो
रिजॉल्व होने बहुत ज़रूरी थे, जो वहाँ के लोगों को दिक्कत थी। लेकिन आप सब जब इकट्ठे हुए तो इकट्ठे होने का रिजल्ट भी आया। तो इससे ये समझ में आता है कि यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूनाइट होंगे तभी किसी चीज़ के ऊपर आप फर्म होके कुछ सही काम करवा पाएंगे, नहीं तो कई बार सरकारें भी सोती रह जाती है, सरकार को जगाना भी पड़ता है। तो जब जब आप यूनाइट होंगे और सही कॉज के लिए आप खड़े होंगे, तब तक ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो आप सब अब यूनाइट हो जाइए और दिखा दीजिए कि एकता में बल है, और इस एकता से अपने एरिया को, द्वारका एक्सप्रेसवे को स्पेशली सुधारने के पीछे हर संभव प्रयत्न में आप इसी तरह महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।